हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर विद ऑफलाइन क्लासेस। और करियर विद ऑफलाइन क्लासेस के मंच से आज मैं आपके लिए लाया हूं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होते हैं, संविधान संशोधन जिसे हम कहते हैं, इसका ये शॉर्ट वीडियो है जिससे आपको सारे के सारे 106 संविधान संशोधन को मैं याद करने का आपको एक मेथड बताऊंगा, किस तरीके से आप सारे संविधान संशोधन याद कर सकते हैं। तो इनको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, आपको पढ़ना होता है पहला संविधान संशोधन। अब जैसे आप पहला संविधान संशोधन लिखते हैं तो आप यहां पे लिख देंगे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसी के साथ आप लिंक कर देंगे 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसी के साथ आप लिंक कर देंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और इसी के साथ क्या कर देंगे 74। अब ये क्यों याद करते हैं? क्योंकि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में हमने यहां पर ऐड किया हमारा नाइन्थ अनुसूची, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थी, लैंड रिफॉर्म्स। और इसमें ऐसे मामले थे जिनको आप कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में टेंथ शेड्यूल को जोड़ा गया, और टेंथ शेड्यूल में होता है दल बदल पर रोक। दल बदल जिसको हम एंटी डिफेक्शन कहते हैं। तो दल बदल पर रोक लाने के लिए हमारा क्या आया? एंटी डिफेक्शन बिल आया, और एंटी डिफेक्शन बिल में हमने दल बदल को रोका। उसके बाद 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1993 में, दोनों 1993 में आए, और यहां पर हमारा 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल आया। इसमें हमने पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया। पंचायती राज सिस्टम को हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। और यहां पर हमने म्यूनिसिपैलिटी को एक क्या दिया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। तो इस तरीके से ये चार इधर याद करेंगे। और साथ ही साथ पहले शेड्यूल में, 9th शेड्यूल में हमने कुछ चीजों को ऐड किया। तो पहले के साथ आप याद करेंगे फोर्थ, इसके साथ आप याद करेंगे फोर्थ के साथ आप याद कर देंगे 17, इसके साथ याद करेंगे 29, इसके साथ याद करेंगे 34। क्योंकि फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने 9th शेड्यूल में कुछ और विषयों को शामिल कर दिया, 17 में कुछ और कर दिए, 29 में कुछ और कर दिए, 34 में कुछ और कर दिए। अब ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारे जो हैं 9th शेड्यूल में कुछ मैटर्स को हमने क्या कर दिया था? ऐड कर दिया था। अब यहां पर फाइनली जब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जब संपत्ति का अधिकार जो था, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को हम सीधे भाग 3 से लेकर, हमारे संविधान के पार्ट 3 से लेकर जब हम सीधे पार्ट 12A में ले गए, और पार्ट 12 में हम 300A में हमने इसको डाल दिया पार्ट 12 के। तो वहां पर हमने इसको, हालांकि पार्ट 12 के भी 4 भाग होते हैं, ABCD, तो ये डी वाले सेक्शन का है 12D आर्टिकल 300A। पर हम इतना डीप में पढ़ते नहीं है, तो हम सीधे 12th सेक्शन पढ़ लेते हैं। तो भाग 12 और आर्टिकल 300A अगर कभी आए तो 12th का वो डी पार्ट होता है। तो इस तरीके से हमने इस एक से 4 ये याद कर लिए, और इतने सारे 4 ये, तो 8 हमारे जो हो गए वो इससे हो गए। उसके बाद जब सेकंड वाला याद नहीं करना, थर्ड वाला याद नहीं करना, फोर्थ वाला नहीं, हमने पढ़ लिया, फिफ्थ वाला नहीं, सिक्स वाला नहीं, सेवेंथ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भारत में जो हमारा एक भाग था, हमारा एक पार्ट था जिसे हम पार्ट 7 कहते हैं, जिसमें भारत में 4 कैटेगरी के स्टेट होते थे, ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी और डी। ये सभी कैटेगरी के स्टेट्स को हमने समाप्त किया। और भारत में जब फजल अली आयोग आया था लिंग्विस्टिक बेसिस पर भाषा बनाने के लिए, तो हमने 1 नवंबर 1956 में यहां पर हमने पार्ट 7 को समाप्त कर दिया। और पार्ट 7 को समाप्त करके हमारा एक आर्टिकल जो है 238, ये भी क्या हो गया? समाप्त, क्योंकि इसी में 4 कैटेगरी के राज्य थे। और इसके बाद इवोल्यूशन हुआ स्टेट्स का। हमारे देश में 14 स्टेट्स बनाए गए, और 14 स्टेट्स के साथ 6 क्या बनाए गए? यूनियन टेरिटरी। कौन से अमेंडमेंट में? ये अमेंडमेंट था 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1 नवंबर 1956। तो केवल पहला याद करो, पहले के साथ आपको ऐसे लीप बना के चलना है कौन कौन से होंगे। उसके बाद सीधे आपको 7th याद करना है। उसके बाद जब आप 8th करेंगे, अब 8वें में हमें फिर 2 करेंगे। 8वें में क्या होता है? पहले जो हम एक आर्टिकल होता है जिसे हम कहते हैं 334, आर्टिकल 334 में SC ST को रिजर्वेशन शुरुआत में केवल 10 साल के लिए मिला था। मतलब 26 जनवरी 1950 से लेकर 25 जनवरी 1960 तक SC ST को रिजर्वेशन मिला था हमारे संविधान में। उसके बाद 8वां संविधान हुआ संशोधन, तो 60 से क्या कर दिया? 70। उसके बाद 23वां याद करना है, उसके बाद 45वां याद करना है, उसके बाद 62वां 62 याद करना है,
उसके बाद 79 करना है, उसके बाद 95 करना है और उसके बाद 104 करना है। अब सोचो ये 8, 23, 8, 23, 45, 62, 79, 95, 104, ये इन सब में हर बार SC ST का रिजर्वेशन 10-10 साल के लिए बढ़ाते चले गए और आज के समय 25 जनवरी 2030 तक SC ST को क्या मिलेगा? रिजर्वेशन। तो 8 की एक सीरीज इधर बन जाती है जो आप एक साथ याद कर लेंगे। साथ ही साथ 8वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो लोकसभा है, लोकसभा में पहले हमारी 500 सीटें होती थी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। 8वें संविधान संशोधन में इसको 500 से बढ़ाकर 525 कर दिया, 525। उसके बाद 31वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया और उसके बाद 87 अमेंडमेंट नहीं, 1987 में बिना किसी अमेंडमेंट के इसकी मैक्सिमम संख्या लोकसभा में 500 क्या कर दी? 52। तो क्वेश्चन आता है आज लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने होते हैं? तो 552। तो यहां पर आपको 8वां के साथ अब 8th के साथ एक सीरीज ये याद हो जाएगी, तो 7 आर्टिकल आपके 7 अमेंडमेंट ये याद हो गए और इधर आप 8th के साथ ऐड कर देंगे 31 को और यहां पर 1987 में विदाउट अमेंडमेंट इन्होंने इसकी मैक्सिमम संख्या कितनी कर दी? 552। अब ये हमारा 8वां। उसके बाद अब 9th पढ़ेंगे। जैसे ही आप 9th अमेंडमेंट पढ़ेंगे तो 9th के साथ आप सीधे याद कर लो 70। अब आप कहेंगे 9th और 70 में क्या रिलेशन है? 9 और 100। 9th अमेंडमेंट में क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में, उस समय पाकिस्तान, आज का जो बांग्लादेश है उस समय पाकिस्तान था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ऐसे क्षेत्रों को लेकर विवाद हुआ जिसमें पाकिस्तान अपना दावा पेश करता था। तो भारत ने 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जैसे बेरूबारी क्षेत्र और खुलना क्षेत्र था, ये हमने किसको सौंप दिया? पाकिस्तान को। तो यहां पर भारत से कुछ हिस्से को पाकिस्तान को सौंपा गया। उसी तरह जब 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद हुआ तो 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भारत और बांग्लादेश के बीच में कुछ जो कॉन्क्लेव्स थे, उन कॉन्क्लेव्स को कुछ उन्हें भारत ने बांग्लादेश को दिया और कुछ कॉन्क्लेव्स को बांग्लादेश ने किसको दिया? भारत को। और इस तरीके से एक ये 2 अमेंडमेंट जो होते हैं 9th और 100, ये भारत के सीमा समझौते से रिलेटेड हैं। उसके बाद अगला जो आता है अगला 10th। अब यहां से एक लंबी सी सीरीज हो जाएगी। जैसे आप 10th पढ़ेंगे, 10th के बाद आप 12th पढ़ेंगे, 12th के बाद आप यहां पर 13th पढ़ेंगे, 13 के बाद आप यहां पर 14th पढ़ेंगे, 14 के बाद हम सीधे पढ़ेंगे 18 के बाद हम पढ़ेंगे यहां पर 22, उसके बाद हम पढ़ेंगे 27, उसके बाद हम यहां पे पढ़ेंगे जैसे 35, उसके बाद हम पढ़ेंगे 36, उसके बाद 53, उसके बाद 55 और उसके बाद 56। अब आप कहेंगे ये क्या लिख दिया? ये सब भारत में जो राज्यों का गठन हुआ था उनसे रिलेटेड है। देखो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने क्या काम किया? 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दादरा और नागर हवेली, जो दादरा तथा नागर हवेली थी, दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में शामिल करके इसको यूनियन टेरिटरी का क्या मिला? दर्जा। तो ये बात है 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की। फिर 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1961 में, ये भी 1961 की बात है। 1961 में फिर दूसरा काम क्या हुआ? पुर्तगालियों से हमने गोवा छीना, गोवा, और वहां उनसे हमने लिया दमन और दीव, दमन एंड दीव और गोवा। गोवा को हमने यूनियन टेरिटरी बनाया 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में और दमन और दीव को स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बनाया जो गोवा के प्रशासन के अंडर में काम करेगा। और जब 56 अमेंडमेंट आता है तो यही गोवा जो यहां पर था, अब गोवा यहां पर क्या बन गया? 1987 में 30 मई 1987 में गोवा एक पूर्ण राज्य के रूप में बन गया, एक पूर्ण राज्य के रूप में बन गया। और दमन और दीव जो बन गया वो क्या बन गया? यूटी। दमन और दीव, दमन एंड दीव हमारे क्या बन गए? यूनियन टेरिटरी। 13वें संविधान संशोधन में 1 दिसंबर 1963 को यहां पे जन्म हुआ नागालैंड का। तो फॉर्मेशन ऑफ नागालैंड जो है ये हुआ हमारा नागालैंड। लैंड ऑफ फेस्टिवल कहते हैं, लैंड ऑफ फेस्टिवल है और नागालैंड में बहुत सारे फेस्टिवल मनाते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। उसके बाद 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पुदुचेरी, आज के समय जो पहले पौंडुचेरी होता था, जिसको अब पौंडीचेरी आप कह लो, पौंडीचेरी उस समय पौंडीचेरी बना था, उसको हमने भारतीय संघ में शामिल किया था। पौंडीचेरी पर पहले अधिकार फ्रांसीसियों का था, इसको फ्रांसीसियों से भारत में 1954 में छीन लिया था और फ्रांस से इसको छीन करके 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला और आर्टिकल 239A के द्वारा यहां पर विधानसभा
यहां पर विधानसभा बनाई गई। उसके बाद 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ, जैसे इंडिया का नाम है इंडिया, दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब क्वेश्चन आया कि क्या भारत केवल राज्यों का संघ है, क्या यूनियन टेरिटरी इसमें शामिल नहीं है? तो 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इस बात की पुष्टि की गई कि जब भी हम कभी बोलते हैं कि भारत राज्यों का संघ है, इन राज्यों की परिभाषा में यूनियन टेरिटरी भी शामिल है। इसलिए आपको अलग से बोलने की जरूरत नहीं कि भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। उसके बाद 22वें संविधान संशोधन में क्या हुआ, 22वें संविधान संशोधन में जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में पहले हमारे यहां पर देखो असम एक, यहां पर हमारा नागालैंड जो है एक बन चुका है। अब नागालैंड के बनने के बाद असम को तोड़ा जाएगा। तो इस 22nd अमेंडमेंट में कहा गया कि आप असम को तोड़ करके, इस असम को तोड़ करके नए राज्यों का गठन करेंगे, ये 22nd में कहा गया। और 27th में यहां पर क्या किया, यहां पर ये जो अरुणाचल प्रदेश है इसको बना दिया यूनियन टेरिटरी। नागालैंड ऑलरेडी बन चुका था, यहां पे आता है मणिपुर, तो एक मणिपुर राज्य बना दिया। एक क्या बना दिया, मणिपुर। नीचे जो मिजोरम आता है, मिजोरम को इन्होंने यहां पर क्या बना दिया, यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी। तो मणिपुर नया राज्य बनाया, नागालैंड ऑलरेडी बन चुका था, और यहां पर इन्होंने ये जो त्रिपुरा है, इस त्रिपुरा को भी यहीं पर बनाया था इसी अमेंडमेंट में। तो 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में त्रिपुरा को भी एक स्टेट बनाया, साथ ही मेघालय को भी एक राज्य बनाया। अब चाहे हम मेघालय कहें, चाहे हम त्रिपुरा करें, चाहे हम मणिपुर कहें, इन सबका जो फॉर्मेशन डेट थी वो फॉर्मेशन डेट है 21 जनवरी 1972। तो उस दिन इन तीन राज्यों का जन्म हुआ। और अमेंडमेंट कौन सा था, 27 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है और क्या है हमारा सबसे नीचे मिजोरम, इन दोनों को बना दिया यूनियन टेरिटरी। उसके बाद जब 53 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो 53 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मिजोरम को 20 फरवरी 1987 में मिजोरम को बना देंगे एक राज्य। और उसी दिन 20 फरवरी 1987 में अरुणाचल प्रदेश को 55th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा एक क्या बना देंगे, राज्य। इस तरह जो आप नॉर्थ ईस्ट का देखते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट का सारा जो बनता है वो 22वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नागालैंड बना हमारा 13th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये जो हमारा सिक्किम है जो थोड़ा सा अलग है, इस सिक्किम का जो फॉर्मेशन हुआ, ये सिक्किम का फॉर्मेशन हुआ 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1975 में। सिक्किम को 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पहले इसको भारत में सह राज्य का दर्जा मिला, आर्टिकल 2A के द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया। और उसके बाद सिक्किम को 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो इस तरीके से पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है यहां पर ये बन के तैयार हुआ। तो हमने 22 पढ़ लिया, 27 पढ़ लिया, 35 पढ़ लिया, 36 पढ़ लिया, 53 पढ़ लिया, 55 पढ़ लिया, 56 पढ़ लिया। अब इस तरह इन सब अमेंडमेंट्स में जैसे आप 10 पढ़ोगे तो 10 के साथ आपको याद हो जाएगा 12, 13, 14, 18, 22, उसके बाद सीधे हम करेंगे 27, फिर 35, 36, उसके बाद हमारा 53, 55, 56। इस तरीके से इन सब अमेंडमेंट्स में हमारे देश में राज्य और यूनियन टेरिटरी का क्या हुआ, जन्म हुआ। अब हम अभी 10th पे ही हैं, हम जहां से शुरू होता है पहले वाला उसकी पूंछ से आगे को बढ़ते हैं। समझ में आई बात को? अब जब 11th में आते हैं तो 11th के साथ हम केवल एक ही याद करते हैं, 11 के साथ हम याद करते हैं 70। अब 11th और 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट राष्ट्रपति के इलेक्शन से है। देखो 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब 1961 में हुआ तो यहां पर एक प्रश्न आया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन का जो हमारा कौन कौन इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा के, राज्यसभा के, उस समय की हम बात कर रहे हैं जिस समय 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। तो लोकसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये थे। और यहां पर 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिल्ली और पौंडीचेरी के विधानसभाओं के विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ध्यान रखना यहां पर केवल निर्वाचित सदस्यों की बात आती है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो लोकसभा राज्यसभा में होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, ना ही स्टेट विधानसभाओं के निर्वाचित मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। तो सिंपल सा क्या हो गया, 11वें संविधान संशोधन में 70 में क्या हुआ, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल जो था उसको ऑगमेंट किया गया, उसको बढ़ावा दिया गया।
और अब दिल्ली पौंडीचेरी की विधानसभा, सभी राज्यों की विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। अच्छा, और 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में क्या हुआ? अब क्वेश्चन आया कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन को इस बेस पर चैलेंज किया जा सकता है कि कोई स्थान रिक्त है? सोचिए, इतना बड़ा देश है, कहीं ना कोई विधानसभा भंग हो चुकी होगी, या कोई विधानसभा में कोई लोग नहीं होंगे, लोकसभा में कुछ लोग नहीं होंगे, तो इस बेस पर कि कुछ सीटें खाली हैं या कुछ पद खाली हैं, तो क्या आप इसको राष्ट्रपति के इलेक्शन को चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में? तो इन्होंने बोला नहीं, राष्ट्रपति के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता इस आधार पर कि कुछ सीटें रिक्त हैं या राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल रिक्त है। समझ में आया? और 71 आर्टिकल जो होता है, 71 आर्टिकल, इसमें होता है राष्ट्रपति के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, परंतु इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो 71 का ये फोर्थ पार्ट इसमें क्या हो गया, ऐड हो गया कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तो किया जा सकता है आर्टिकल 71 में, पर इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि कुछ स्थान रिक्त हैं। तो इस तरह तो 11th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 70 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इन दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का संबंध राष्ट्रपति के इलेक्शन से है। उसके बाद हमें 12 नहीं पढ़ना, 13, 14 ये सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें सीधे पढ़ना है 21। अब 21 के साथ हम 71 लिखेंगे, 71 के साथ हम 92 लिखेंगे और 92 के साथ 96 लिखेंगे। ये सारे के सारे भाषा के संबंध में है, और आप चाहें तो यहां पर आप 58 भी लिख सकते हैं। अब ये सब भाषा से रिलेटेड है। कैसे? देखो, 21 अमेंडमेंट जो हुआ था, 21 अमेंडमेंट में यह कहा गया कि हमारी जो ओरिजिनल 14 भाषाएं थी, हमारी जो 14 भाषाएं 14 लैंग्वेज थी, हमारे शेड्यूल 8 में जो 14 भाषाएं थी, उसमें एक भाषा सिंधी को ऐड किया गया था। तो सिंधी भाषा को ऐड किया गया था 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 में। ठीक है। उसके बाद 58 में हमारे संविधान को हिंदी में ट्रांसलेट किया गया। हमारा संविधान मूल रूप से इंग्लिश में लिखा था, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, और ऐसा राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और राष्ट्रपति आर्टिकल 394 के ए के द्वारा किसी भी भाषा को, हमारे संविधान को किसी भी भाषा में ट्रांसलेट करवा सकते हैं। तो यहां से तो हिंदी, तो क्वेश्चन आता है हमारे संविधान को हिंदी में किसने लिखा? तो हमारे संविधान को हिंदी में लिखने वाले थे बसंत कृष्ण वैद, और इंग्लिश में लिखने वाले थे प्रेम बिहारी रायजादा। उसके बाद 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम पढ़ते हैं नमक। नमक का मतलब है इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। एन से मतलब नेपाली, मौ से मतलब मणिपुरी और क से मतलब कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट था? 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और फिर उसके बाद 92वें संविधान संशोधन में एमबीडीएस, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली, इन 4 लैंग्वेज को और ऐड कर दिया गया। और इस तरीके से हमारे देश में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शेड्यूल 8 में जो भाषाएं हैं, उनकी संख्या बढ़ करके 22 हो गई है। आने वाले समय में 2 भाषाएं जो इस लिस्ट में हैं, जो बिल्कुल क्यू में खड़ी हैं, वो है भोजपुरी और राजस्थानी। भोजपुरी और राजस्थानी कभी भी आप देखेंगे एक अमेंडमेंट के द्वारा इनको शामिल कर दिया गया है हमारे 8th शेड्यूल में, और भाषा हो जाएंगी 24। अब 96 मैंने यहां पर क्यों लिखा इस पीरियड में? क्योंकि 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो हमारी ओडिसी भाषा थी, उसका नाम क्या कर दिया? उड़िया। तो उड़ीसा का नाम चेंज हुआ, तो भाषा का भी नाम चेंज हुआ। तो वो हमारा किस अमेंडमेंट में हुआ था? 96। तो जैसे आप 21 पढ़ते हैं, 21 के साथ 71 पढ़ेंगे। 21 प्लस 71 वैसे भी 92 होते हैं। उसके बाद एक 96 और एक हम पढ़ेंगे 58, और 58 ये सारे के सारे हमारे भाषा से रिलेटेड क्या है? अमेंडमेंट है। उसके बाद हम 21 के बाद 22 हमें याद करने की जरूरत नहीं है, 22 हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। 23 हम पढ़ चुके हैं, जो 8, 23, 45 वो सब हमने एक लिस्ट से बनाई थी। उसके बाद हम यहां पे पढ़ेंगे सीधे, जो है इंपॉर्टेंट आ जाएगा 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1971 में हुआ। अब 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में प्रीवी पर्स
जो प्रीवी पर्स थे, उन प्रीवी पर्स को हमने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। एक्चुअली भारत में जब रियासतों को मिलाया गया था तो उनको एक आश्वासन दिया गया था कि हम आपको आर्टिकल 291 के द्वारा आपको कुछ प्रीवी पर्स मतलब एक सीक्रेट पैसा देंगे, साथ ही साथ हम आपको 362 में आपको कुछ विशेष अधिकार, कुछ प्रिविलेज देंगे। तो वो भारत में शामिल हो गए सभी रियासतें। अब जब इंडिया पे 1971 में इंडिया पर एक एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो वहां पर इंदिरा गांधी उन्होंने एक बिल पास किया 26 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और प्रीवी पर्स को क्या कर दिया, कैंसिल। तो सभी रियासतों को जो पैसा मिलता था वो रियासतों का पैसा क्या कर दिया गया, उनसे छीन लिया गया। तो इस तरह 26 बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 27 आप नहीं पढ़ेंगे, उसके बाद 27 नहीं पढ़ेंगे, 27 हम पढ़ चुके हैं, 28, 29, 31 ये सब हमारे हो चुके हैं, 31, 30। उसके बाद सीधे इंपॉर्टेंट यहां पे आता है हमारा 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था, इसमें इंदिरा गांधी उन्होंने ये कहा कि एक आर्टिकल 329 का ए इन्होंने ऐड किया। एक्चुअली ये राजनारायण वर्सेस जो केस था इंदिरा गांधी, जो आपने सुना होगा राजनारायण केस, इसको हम कभी केस को डिस्कस करेंगे। यहां पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में यह कहा कि राष्ट्रपति के इलेक्शन को, अगर हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को, लोकसभा के स्पीकर के इलेक्शन को और प्रधानमंत्री के इलेक्शन को आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। अब कोर्ट, बियॉन्ड कोर्ट, जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और ये ऐड किया उन्होंने आर्टिकल 329 का ए। हालांकि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको समाप्त कर दिया गया और आर्टिकल 39 जो अमेंडमेंट 39 था उसको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। आज के समय चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके इलेक्शन को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उसके बाद एक यहां पे आता है जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। इसमें 1976 में इसमें इतने अमेंडमेंट हुए कि आज के समय इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। अब इस लघु संविधान कहने में दो बहुत महत्वपूर्ण काम आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रीफ वीडियो है, इसमें हम बहुत ही मेन चीजें पढ़ा रहे हैं। तो यहां पर हमने क्या पढ़ते हैं कि एक तो यहां पर हमारा जैसे प्रियम्बल जो है, प्रियम्बल, उस प्रियम्बल में संशोधन पहली बार हुआ, प्रियम्बल में संशोधन हुआ, और तीन जो वर्ड हैं SSI मतलब सोशलिस्ट, सेकुलर और एक हो गया इंटीग्रिटी। ये तीन शब्दों को प्रियम्बल में शामिल किया गया, प्रियम्बल में पहली बार संशोधन हुआ। और दूसरा यहां पर मेन काम हुआ, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी, इनको भारत के संविधान में क्या किया गया, शामिल किया गया। हालांकि 42nd अमेंडमेंट में बहुत संशोधन हुए, इवन आर्टिकल 368 में भी संशोधन हुआ है ना, परंतु हम मेन इसमें ये पढ़ते हैं, बाकी और हम इसमें डिटेल वीडियोस में पढ़ेंगे। उसके बाद 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आपको केवल बहुत महत्वपूर्ण क्या पढ़ना है, जितने भी काम 42nd अमेंडमेंट में हुए जो बेकार काम थे वो सब यहां पे हटा दिए गए। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो सबसे मेन काम एग्जाम में आता है वो आता है राइट टू प्रॉपर्टी। जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसको लीगल राइट में डाल दिया गया। जैसे मैंने आपको बताया हमारे संविधान का भाग 12 और आर्टिकल 300A में डाल करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। और भी बहुत सारे काम 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुए, जैसे जो हमारी आर्टिकल 352 में जो हमारे देश में आपातकाल इमरजेंसी लगती है, उसमें जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस था, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की जगह हम आर्म्ड रिबेलियन लेकर आए, सशस्त्र विद्रोह लेकर आए। दूसरा जो हमारा आर्टिकल 352 में जो पूरे देश में इमरजेंसी लगती है, उस पूरे देश में इमरजेंसी जो लगेगी उसको लोकसभा या राज्यसभा में 1 माह के अंदर पास करना पड़ेगा, पहले 2 माह का पीरियड होता था। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया कि जो इमरजेंसी लगाई जाएगी, तो हमारा 2 आर्टिकल होते हैं इमरजेंसी के समय, जैसे आर्टिकल 20 और 21, ये ऐसे 2 मौलिक अधिकार हैं जो कभी भी छीने नहीं जा सकते, इवन एट द टाइम ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो ये सब जो क्लॉज लगाए गए थे ये सब 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुए थे। तो उसके बाद 45 हम पढ़ चुके हैं पहले ही। उसके बाद हम सीधे जो इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो सीधे हम यहां पे पढ़ेंगे 61। बीच के हम सब करवा चुके हैं जो हमारी पहली लिस्ट में। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 1989 में जो आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 326 में जो राइट टू वोट है, राइट टू वोट को इन्होंने क्या किया, पहले 21 वर्ष का होता था, उस 21 को घटाकर कितना कर दिया, 18 ईयर।
तो आज के समय जो अडल्ट सफरेज का यूज किया जाता है भारत में, वयस्क मताधिकार, जो पहले 21 साल था, उस 21 साल को घटाकर क्या कर दिया 18 ईयर। और इसके लिए हमारे संविधान आर्टिकल 326 में संशोधन हुआ, 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1989 में। 1989 में ही पहली बार जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसको एक सदन से 3 सदस्यीय किया था पहली बार। हालांकि 90 में दोबारा से फिर 3 सदन से एक सदस्यीय कर दिया था, और 93 में दोबारा से फिर 3 सदस्यीय कर दिया। आज के समय 3 सदस्यीय ही निर्वाचन आयोग में है। तो यहां पर 61 पढ़ना है आपको। उसके बाद सीधे जो आपको यहां पे पढ़ना है बीच करके है, बीच के हम सारे 62, 63, 64, 65, हाँ एक 65 इंपॉर्टेंट है। जैसे आप 65 पढ़ेंगे इसके साथ आप लिंक कर देंगे 89, और इसके साथ आप लिंक कर देंगे 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब ये क्या था, देखो आर्टिकल 338 में, एक आर्टिकल 338 था, उसमें लिखा था कि SC ST के उत्थान के लिए, SC ST के उत्थान के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, एक स्पेशल ऑफिसर होगा। अब एक विशेष अधिकारी का कंसेप्ट था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब एक विशेष अधिकारी किस तरीके से सभी SC और सभी ST का उत्थान कर सकता है, इसलिए 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में क्या काम हुआ, यहां पर इन्होंने SC ST का जो कमीशन है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, संवैधानिक दर्जा। अब वो एक तरीके से संवैधानिक दर्जा मिल गया उसको, कौन से अमेंडमेंट में, 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अच्छा अब क्या हुआ, जब 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में SC ST कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, परंतु जब SC का कभी उनका हेड बनते थे तो SC के कल्याण में पैसा लगाते थे, कभी ST के बन गए तो ST, तो विवाद हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में कमीशन फॉर SC अलग कर दिया गया और कमीशन फॉर ST अलग कर दिया गया। अब आर्टिकल 338 में कमीशन फॉर SC है, और आर्टिकल 338 के ए में कमीशन फॉर क्या है, ST। अब 102 संविधान संशोधन में भारत में जो OBC होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, तो बैकवर्ड क्लासेस जो पिछड़ा वर्ग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा सोशली है, और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, सामाजिक और आर्थिक रूप, सामाजिक और मतलब OBC जो है, यहां पर इनके लिए एक नया कमीशन बना दिया, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इसको आर्टिकल 338 की किस में डाले, बी में। तो आज के समय में 338 में कमीशन फॉर SC है, 338 के ए में कमीशन फॉर ST है, और 338 के बी में कमीशन फॉर क्या है, बैकवर्ड क्लासेस का। तो ये सब, ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आर्टिकल 368 में क्या हुआ, संशोधन हुआ। उसके बाद हम सीधे 65 के बाद जब पढ़ते हैं तो 66, 67, 68 कोई मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 71 हम सीधे उसके बाद इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं। 70s के उसमें कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 80s में हमारा कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। 81, 82, 83, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 84 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 2001 की जगह 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो होंगी वो क्या होंगी, चेंज होंगी। तो लोकसभा की सीटें 2026 तक ऐसी रहेंगी। तो ये कहा गया 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। उसके बाद सीधे हम यहां पे जो पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट जो है वो है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो हमारा आर्टिकल 75 है, इसमें संशोधन किया गया। एक्चुअली जो हमारा विधान, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। एक्चुअली जब पहले एक जंबो मंत्रिमंडल बनाते थे, जंबो शब्द का यूज करते थे, जब से 1989 के बाद हंग पार्लियामेंट आनी शुरू हुई। अब यहां पे क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि जितने भी मिनिस्टर बनेंगे वो टोटल का 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मिनिस्टर की संख्या 15% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे इस समय लोकसभा में 543 सीटें पर चुनाव होता है, तो इसका 15% 81 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब 82 लोग मिनिस्टर हो सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, जो कैबिनेट में होंगे या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे। राज्यों में भी यही रूल लागू होगा। परंतु किसी राज्य में, जैसे मान लो कहीं पर 40 है, अब 40 का अगर हम 15% निकाले तो 6 आएंगे। अब 6 सदस्य मिलकर कोई राज्य नहीं चला सकते, तो मिनिमम सदस्यों की संख्या कितनी कर दी, 12। तो किसी भी राज्य में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मिनिमम सदस्य कितने होंगे, 12, और मैक्सिमम सदस्य कितने होंगे, 15%। ठीक है। दिल्ली के लिए एक स्पेशल प्रोविजन और है। दिल्ली के लिए जब 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, जिस 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दिल्ली को हमारा NCT का दर्जा मिला, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये 1992 की बात है, जब दिल्ली को
नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला, और इसी में इसमें जो हुआ विधानसभा बनी। अब यहां पर देखो, जब दिल्ली को भी विधानसभा बना दी गई तो यहां पर 10% किया गया। 10% का मतलब जैसे यहां 15% है, पहले दिल्ली के लिए ऑलरेडी कितना हो चुका है 10%। तो ये कुछ अपवाद हैं, बाकी 15% क्या होता है मैक्सिमम। किसी में 15% अगर 12 से कम आ रहे हैं तो मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होगी 12। अब ये हमारा है 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उसके बाद हमें 92 हमने पढ़ लिया। 93 जो है ओबीसी को 27% रिजर्वेशन के लिए था। 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ओबीसी को 27% क्या दिया गया था, रिजर्वेशन दिया गया था। उसके बाद 95 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 96 हमने पढ़ लिया उड़ीसा वाला। 97 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। 1970 ये जो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है सन 2011 में हुआ। इसमें सहकारी समितियों का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। सहकारिया समिति का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन हुआ। इसके लिए हमारे संविधान में बहुत सी जगह संशोधन हुआ। जैसे इसने सबसे पहले आर्टिकल 48 के बी में 43 के बी में अपनी जगह बनाई, और 43 के बी में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ऐड किया गया 43 बी में। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हमारा एक भाग जो है, एक पार्ट जो है वो पार्ट है 9। तो 9B एक नया इंट्रोड्यूस हुआ, और 9B में आर्टिकल 243 ZG से लेकर 243 ZH से लेकर 243 ZT तक के जो प्रोविजन है वो किसके रिलेटेड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में सहकारी समितियों का कंसेप्ट आया। इसके लिए आर्टिकल 43B में इसको शामिल किया गया तथा पार्ट 9B में इसको डाला गया। आर्टिकल 243 ZH से लेकर 243 ZT तक हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज आते हैं। उसके बाद 98 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 99 वाला जो है 99 ये काफी इंपॉर्टेंट है। 99 जो हुआ था, जैसे एक कोलेजियम सिस्टम हुआ करता था। जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, इनमें जजों के चुनाव के लिए एक कोलेजियम सिस्टम बनाते थे। अब कोलेजियम सिस्टम को सरकार ने ब्रेक कर दिया, और सरकार ने कहा कि कोलेजियम सिस्टम की जगह हम एक नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन बनाएंगे, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, और सरकार इनका चुनाव करेगी। ये कोलेजियम सिस्टम को उन्होंने ब्रेक कर दिया, जो 1998 में 1998 में कोलेजियम सिस्टम की शुरुआत हुई थी। जब 3 केस के बाद ये स्टार्ट हुआ था 1998 में। ये सब हम क्लास में बहुत डिटेल में समझाते हैं, अभी बहुत कम समय में अब आपको पूरा इंपॉर्टेंट चीजें दे रहे हैं। उसके बाद सरकार ने क्या किया, जब ये एक्ट बनाया तो संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को रद्द कर दिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को रद्द करने का अधिकार रखती है जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाता है। तो ये 99 खत्म हो गया। 100 वाला मैंने आपको बता दिया। 100 में हमने क्या किया था, भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा विवाद था उसको सॉल्व किया था। 101 रुपए में जीएसटी आया। जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 से भारत में जीएसटी आया, और यहां पर आप 88 अमेंडमेंट और पढ़ लेंगे जिसमें सर्विस टैक्स आया था। तो सर्विस टैक्स आया था 88 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और जीएसटी आया था 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 102 में आपको बता चुका हूं, जब ओबीसी के लिए एक बैकवर्ड कमीशन बनाया गया था, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। 103 वाला जो है, इसमें ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन था, इकोनॉमी जो आर्थिक आधार पर जो लोग हैं, जो जिनको कहीं पर कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, सब लोग जानते होंगे ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस को जो नौकरी में आरक्षण मिला था 10% आरक्षण, अगर हम नौकरी में बोलेंगे तो हम आर्टिकल 16 के 6 वाले पार्ट में जाएंगे, और अगर हम इनको शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिए बोलेंगे तो आर्टिकल 15 के 6 में जाएंगे। तो ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण मिला 10%। उसके बाद में 104 संविधान संशोधन हुआ, जिसमें एससी एसटी का रिजर्वेशन जो था वो 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ इसमें क्या हुआ, जो एंग्लो इंडियन थे, उस एंग्लो इंडियन के कंसेप्ट को भारत में लगभग अब समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन की परिभाषा सबसे पहले 1911 के एक्ट में, जब 1911 में कॉन्स्टिट्यूशन 1911 में जब पहली बार इसको शामिल किया गया था, जब हमने अपनी जनगणना कराई थी। तो एंग्लो इंडियन वो लोग होते हैं जिनका पिता पक्ष यूरोपीय मूल का हो, अंग्रेज होना जरूरी नहीं है, यूरोपीय मूल का हो, और माता उनकी भारतीय हो।
तो भारतीय माता और यूरोपीय पिता से जन्म वो बच्चे जिनके पिता अपने देश में उनको नहीं ले जाते और वो भारत की ही नागरिकता दिलाते हैं, तो उस समय उनको हम बोलते थे एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन के लिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 331 था, या आर्टिकल 333 था, या आर्टिकल 336 है, या आर्टिकल 337 है, अब ये सारे के सारे इनइफेक्टिव बन जाएंगे क्योंकि एंग्लो इंडियन का कंसेप्ट अब समाप्त हो जाएगा, हो गया है मतलब। तो 104 ये था। उसके बाद आता है 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में मतलब क्या हुआ कि ये जो ओबीसी होते हैं, ओबीसी का पहचान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होगी, केंद्र सरकार जो होगी, केंद्र सरकार राज्यों में ओबीसी को नियुक्त मतलब ओबीसी चुनेगी। किस राज्य में कौन ओबीसी की श्रेणी में आएगा, ये काम जो है ये काम करेगी केंद्र सरकार। परंतु केंद्र सरकार ने कहा भाई हम क्यों काम करें, इसमें बुरे तो हम बन जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, 105 संविधान संशोधन किया और केंद्र सरकार ने यह कहा कि जो राज्यों में ओबीसी का चुनाव होता है कि कौन ओबीसी कैटेगरी में आएंगे, उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। राज्य सरकार उनका चुनाव करेगी कि कौन कौन ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इससे दूर रहेगी। और सबसे लास्ट में आता है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये पिछले साल ही 28 सितंबर को ये पास हुआ है 2023 में। 20 सितंबर को ये लोकसभा में पास हुआ, 21 सितंबर को ये राज्यसभा में पास हुआ, 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने इस पे क्या कर दिए, हस्ताक्षर कर दिए। अब इस 106 संविधान संशोधन की वजह से भारत में जो महिलाएं हैं उनको अब आरक्षण मिलेगा। अब यहां पे जो बात करते हैं इसके लिए, जैसे 1987 में एक मार्गरेट अल्वा एक कमेटी बनी थी जिसमें महिलाओं के अपलिफ्टमेंट की बात कही गई थी और उनको वो अधिकार देने की बात की थी, राजनीतिक अधिकार कहते हैं। 1996 में गीता मुखर्जी आयोग बना, तो गीता मुखर्जी ने भी वही बात करी कि भारत में महिलाओं का एम्पावरमेंट होना चाहिए। इसीलिए 1996 में पहली बार इस बिल को पेश किया गया था, परंतु उस समय यह पास नहीं हो पाया। तो फाइनली इस समय यह बिल पास हो गया है। तो 2 इसमें कमीशन बने जिन्होंने महिलाओं को रिजर्वेशन देने की बात कही विमेन एम्पावरमेंट के लिए, और इसलिए 106 संविधान संशोधन में बहुत सारी जगहों पे संशोधन हुआ। अब देखिए हमारे देश में जो लोकसभा है, लोकसभा में महिलाओं की जो सीट है वो लगभग 15.2% है, और राज्यों में अगर हम हालत देखें तो हालत और भी खराब है। राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं की जो सीटें हैं, महिलाओं की सीटें जो आती हैं वो कितनी आती हैं, 9%। अब इस तरीके से ये 15.2% और ये 9% जो है ये 33.1/3 से बहुत ही कम है। तो इसलिए भारत में महिलाओं को 1/3% का हम क्या दे रहे हैं, रिजर्वेशन, ताकि वो लोकसभा और राज्यसभा में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सके। अब यहां पर राज्यसभा में नहीं है, ये लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं है। अब इसकी वजह से कहां कहां पर क्या चेंज आएंगे, इसकी वजह से आर्टिकल 330 का ए एक नया आया जिसमें लोकसभा में महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा अगले 15 साल के लिए। तो अभी 15 साल 334 में लिखा होता है, तो 330 ए में संशोधन हुआ, 332 के ए में संशोधन हुआ, और राज्यों की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें भी महिलाओं को 1/3% का क्या मिलेगा, रिजर्वेशन मिलेगा। इसके साथ साथ आर्टिकल 334 में संशोधन हुआ, 334 का ए जुड़ा, और अब महिलाओं को 15 साल के लिए रिजर्वेशन मिलेगा, जिसको आने वाले समय में और आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हमने 334 में SC ST का रिजर्वेशन था जिसको बाद में आगे बढ़ा दिया गया था, उसी तरह महिलाओं का जो रिजर्वेशन होगा उसको भी आगे 15 साल के बाद बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें आर्टिकल 239 के ए में भी परिवर्तन होगा, और इसमें क्या होगा, दिल्ली विधानसभा में भी महिलाओं का जो रिजर्वेशन होगा उसको 33.1/3% जो होगा, 1/3 रिजर्वेशन को किया जाएगा। ये रिजर्वेशन अगली मतगणना के बाद से शुरू होंगे, मतलब 2029 से ये रिजर्वेशन मिलना शुरू होंगे। तो 106 संविधान संशोधन लोकसभा ने 20 सितंबर को, राज्यसभा ने 21 सितंबर को, 28 सितंबर को राष्ट्रपति के साइन हो गए। इसकी मार्गरेट अल्वा कमेटी, गीता मुखर्जी कमेटी, 2 कमेटी आई। अभी लोकसभा में 15.2 सीटें हैं, तो राज्यों की विधानसभाओं में केवल 9% सीटें हैं महिलाओं की। 330 ए में लोकसभा में रिजर्वेशन मिलेगा, 332 ए में राज्यों की लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन मिलेगा,
334 ए में इसको 15 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। 239 ए में दिल्ली में भी रिजर्वेशन मिलेगा। राज्यसभा में रिजर्वेशन की कोई बात यहां पे नहीं कही गई है। तो इस तरह हमने देखा कि हमने सभी संविधान संशोधनों को एक बहुत ही नटशेल में पढ़ा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हमें इस पूरी वीडियो के लिए, हमारे पूरे लेक्चर्स के लिए हमें हमारी ऑफलाइन क्लासेस में ज्वाइन करेंगे। तो ऑफलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है, आप उसमें ज्वाइन करें और अपने एक बहुत बढ़िया भविष्य का निर्माण करें। तो धन्यवाद।